नमस्कार। आज हम सफर करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बिल्कुल शुरुआती पन्नों का, यानी आदिकाल का। सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत की जमीन पर एक तरफ तलवारें चल रही थीं और दूसरी तरफ नए नए विचार जन्म ले रहे थे। हमारी ये पूरी पड़ताल इन्हीं ऐतिहासिक नोट्स पर आधारित हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो हमें सीधा उस दौर की सच्चाई से जोड़ते हैं। तो चलिए इन्हीं पन्नों के सहारे उस वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब देश में इतनी उथल-पुथल मची हो, जब चारों तरफ लड़ाई झगड़े हों, तब कहानियां कैसी कही जा रही होंगी, साहित्य कैसा रचा जा रहा होगा। असल में यही वो सवाल है जो आदिकाल को इतना दिलचस्प बना देता है। अच्छा, तो इस जटिल दौर को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल का एक छोटा सा परिचय, फिर उस वक्त का समाज और राजनीति कैसा था वो देखेंगे। इसके बाद धर्म और साहित्य के रिश्ते पर नजर डालेंगे और आखिर में मिलेंगे उस दौर के कुछ बड़े कवियों और उनकी रचनाओं से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आदिकाल, एक परिचय। तो सबसे पहले ये आदिकाल है क्या चीज़? देखिए, इसे हिंदी साहित्य की नींव समझिए। वो बिल्कुल शुरुआती दौर, जिसे कुछ लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय जो है वो मोटे तौर पर 10वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच का माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी साहित्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो किस माहौल में लिखा गया। तो देखते हैं कि आदिकाल के वक्त समाज और राजनीति में क्या चल रहा था। उस वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। अब जाहिर है, इस आपसी फूट का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। पहले महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी के हमले हुए। नतीजा, पूरी व्यवस्था चरमरा गई और आखिरकार दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। मतलब, ये पूरी तरह से युद्ध, टकराव और असुरक्षा का माहौल था। और जब राजनीति में इतनी उथल-पुथल हो तो उसका असर समाज पर पड़ना तो लाजमी है। आम जनता वो तो बस पिस रही थी। चारों तरफ अशांति और असुरक्षा का माहौल था। समाज जो था वो कठोर जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था और ऊपर से अंधविश्वास और कुरीतियों का बोलबाला था। महिलाओं और जिन्हें निचली जातियां कहा जाता था, उनकी हालत तो बहुत ही खराब थी और साहित्य वो इसी सच्चाई को दिखा रहा था। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। ऐसे अशांत माहौल में धर्म की क्या स्थिति थी और साहित्य उससे कैसे जुड़ रहा था। देखिए, आदिकाल में ना धर्म का एक, कह सकते हैं कि एक संगम सा बन रहा था। एक तरफ वैदिक और पौराणिक हिंदू धर्म की पुरानी जड़ें थीं, तो दूसरी ओर बौद्ध और जैन धर्म का भी गहरा असर था। और इन्हीं सब के बीच सिद्ध और नाथ जैसे कुछ नए और काफी विद्रोही पंथ भी उभर रहे थे। ये वो लोग थे जो पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रहे थे। और हाँ, इसी दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव भाषा के स्तर पर भी हो रहा था। अब तक क्या था कि साहित्य की भाषा थी संस्कृत, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग या राज दरबारी ही समझते थे। लेकिन अब आम लोगों की अपनी भाषा, जिसे अपभ्रंश कहा गया, वो साहित्य का जरिया बन रही थी। ये अपभ्रंश क्या है? इसका शाब्दिक मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। मतलब, संस्कृत से टूटकर जो आम बोलचाल की भाषा बनी, उससे विद्वानों ने ये नाम दिया। और जानते हैं, यही बिगड़ी हुई भाषा उस नए साहित्य का सबसे बड़ा हथियार बनी। वो साहित्य जो सदियों से चले आ रहे धार्मिक पाखंड और सामाजिक भेदभाव पर सीधी चोट कर रहा था। ये असल में लोगों की अपनी आवाज थी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस दौर में साहित्य की मुख्य धाराएं कौन सी थीं और कौन थे वो कवि जो इस पूरे युग की आवाज बने। 84, ये संख्या बहुत जरूरी है। ये संख्या है आदिकाल के सबसे असरदार और सबसे विद्रोही कवियों के एक समूह की, सिद्ध कवि। माना जाता है कि 84 सिद्ध हुए जिन्होंने उस वक्त की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे दी। ये जो नोट्स हम देख रहे हैं, ये हमें सिद्धों के उन्हीं क्रांतिकारी विचारों की एक झलक देते हैं। उनका मकसद बहुत साफ था, धर्म को मुश्किल कर्मकांडों से निकालकर आम जनता के लिए आसान बनाना। सिद्धों का जो दर्शन था ना, वो अपने समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। सोचिए, उन्होंने धार्मिक ढोंग और पाखंड की जोरदार आलोचना की, जाति पाति के भेद को पूरी तरह से नकार दिया और तो और वेदों की सत्ता को भी चुनौती दे डाली। उनका संदेश बहुत सीधा और साफ था। ईश्वर कहीं मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने अंदर है। और सबसे बड़ी बात, अपनी ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पंडितों की भाषा संस्कृत को नहीं, बल्कि लोगों की अपनी भाषा अपभ्रंश को चुना। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है
कि हिंदी का सबसे पहला कवि किसे माना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विद्वानों के बीच बहुत लंबी बहस चली है। इस सवाल पर देखिए एक राय नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम सामने रखे। जैसे रामकुमार वर्मा ने कहा कि स्वयंभू पहले कवि हैं, तो वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी का नाम लिया। असल में ये बहस सिर्फ एक नाम की नहीं है, ये हिंदी साहित्य की जड़ों की खोज की बहस है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर विद्वान एक नाम पर सहमत हैं और वो नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। उनके मुताबिक सिद्ध कवि सरहपा ही हिंदी के पहले कवि हैं। इनका समय लगभग 769 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। सिद्धों का उस समाज पर क्या असर था, इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा कि उस वक्त की जो जनता राजाओं के अत्याचार और हार से निराश हो चुकी थी, उसके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये उस निराश समाज के लिए एक उम्मीद की किरण थी। तो आदिकाल सिर्फ इतिहास का एक बीता हुआ पन्ना नहीं है। जरा सोचिए, वीरता की कहानियां, रहस्यवाद की बातें और सबसे बढ़कर स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की आवाज, ये सारी चीजें जो उस दौर में शुरू हुईं, क्या उनकी गूंज हमें आज भी अपनी कहानियों में, अपनी फिल्मों में और अपनी कविताओं में सुनाई नहीं देती?